हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेक्स्ट स्टडी पॉइंट। मैं हूं निर्मला खलखो और आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी की बुक से ज्योग्राफी का तीसरा चैप्टर क्लास 9th के लिए अपवाह या ड्रेनेज। अपवाह का साधारण अर्थ होता है नीचे की ओर बहना। अपवाह शब्द किसी नदी तंत्र की व्याख्या करता है। एक नदी तंत्र के अंतर्गत छोटी छोटी धाराएं होती हैं जो विभिन्न दिशाओं से आकर के मिलती हैं और एक मुख्य नदी का निर्माण करती है और अंततः यह नदी, बड़ी नदी या मुख्य नदी, किसी बड़े जलाशय में जाकर विलीन होती है। यह बड़ा जलाशय कोई समुद्र हो सकता है, सागर हो सकता है या महासागर हो सकता है। तो अपवाह का अर्थ या ड्रेनेज का अर्थ होता है एक नदी तंत्र के जितने भी एरिया हैं या कैचमेंट एरिया हैं उनसे जल का बहाव होना या जल का प्रवाहित होना। तो एक नदी तंत्र के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के छोटी छोटी धाराएं आकर मिलती हैं जो कि हम कह सकते हैं सहायक नदियां हैं जो एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। तो नदी द्रोणी क्या है या अपवाह द्रोणी क्या है? एक नदी तंत्र के अंतर्गत जितने बड़े क्षेत्र का जल उस नदी में प्रवाहित होने के लिए आता है वह क्षेत्र उसका अपवाह द्रोणी कहलाता है। अपवाह द्रोणी में छोटी छोटी धाराओं के द्वारा जल को बड़ी नदी में लाया जाता है। तो अपवाह द्रोणी या कैचमेंट एरिया हम उसको कह सकते हैं। तो एक नदी जब ऊंचे पर्वतों से या ऊंचे भागों से प्रवाहित होती है या उसका उद्गम होता है तो वह विभिन्न प्रकार के स्टेज से या विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरती है। तो इस चित्र में हम देख सकते हैं नदी का स्रोत ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में या ऊपरी भाग में नदी का स्रोत है, नदी का उद्गम स्थल है। नदी जब यहाँ नीले रंग से हमने नदी के प्रवाह को दिखाया है या नदी को दिखाया है तो देख रहे हैं कि ऊंचे भागों से नदी धारा के रूप में नीचे की ओर आ रही है। ये खड़ी ढाल वाली भूमि होती है या ऊंचा भाग होता है और इसमें नदी सबसे अधिक तीव्र अपरदन करती है या मिट्टी का कटाव सबसे अधिक करती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं मध्य भाग। मध्य भाग में नदी पर्वतों से नीचे उतरकर मैदानी भाग में पहुंच जाती है। जैसे ही नदी मैदानी भाग में पहुंचती है उसका ढाल कम होने लगता है। मैदानी भाग क्योंकि समतल भूमि होती है, यहाँ पर नदियां मोड़ बनाकर बहने लगती हैं। देख रहे हैं हम यहाँ पर मोड़ बना हुआ है जिसको कि हम विसर्प कहते हैं। उससे और नीचे आने पर निचले भाग में नदियां ढाल की अति कमी होने के कारण और अधिक मुड़ करके या घुमावदार बहने लगती हैं। तो नदियां जब मुड़ते हुए बहती हैं तो घुमावदार बहते बहते नदियों का जो अवसाद होता है वह मोड़ वाले स्थान में जमा होने लगता है और दो तरफ से ये मलबे को इसके द्वारा अवरोध उत्पन्न कर देता है और इस प्रकार एक झील का निर्माण हो जाता है जो कि गौ के खुर के समान दिखाई देता है और इसको हम कहते हैं गोखुर झील। गोखुर झील का निर्माण नदियों के मोड़ के द्वारा या विसर्प के द्वारा ही होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे बाढ़ का मैदान। बाढ़ का मैदान में नदियां अत्यधिक जल होने के कारण अपने किनारों को छोड़ करके दूसरे क्षेत्रों तक फैल जाती हैं और अपने साथ लाए हुए अवसादों को या मिट्टी को वह बहुत बड़े क्षेत्रों में फैलाती है जिसको कि हम कहेंगे बाढ़ का मैदान। उसके बाद निचले भाग में नदियां बहते बहते अंततः किसी बड़े जलाशय में विलीन होती हैं जिसको कि हम उसका मुहाना कहते हैं। तो मुहाने वाले भाग में नदियों में अवसाद इतना अधिक हो जाता है और उसकी गति इतनी धीमी होने लगती है कि वह उसको ठेल कर आगे नहीं लेने सकता है और वह क्या करता है वहीं पर उन अवसादों को निक्षेपित करने लगता है। तो इस प्रकार निक्षेपण की क्रिया से त्रिभुज के आकार का समतल भाग या निम्न मैदान का निर्माण हो जाता है जिसको कि हम कहते हैं डेल्टा। तो डेल्टा नदी के मुहाने पर अवसादों के निक्षेपण के द्वारा बना हुआ स्थल रूप होता है। नदी अपने मुहाने पर विलीन हो जाती है। तो मुख्य रूप से नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। कुछ ऐसी नदियां भी हैं जो या डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। तो हम देखें यहाँ नदी अपने उद्गम स्थल से लेकर के मुहाने तक किन किन अवस्थाओं से होकर गुजरती है और किस प्रकार उससे कौन कौन सी आकृति का निर्माण होता है। तो नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी हम पढ़ चुके हैं, इसको जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे नदियों का अपवाह
प्रतिरूप। तो मुख्य रूप से नदियों का अपवाह प्रतिरूप में धाराएं एक निश्चित प्रतिरूप का निर्माण करती हैं जो कि उस क्षेत्र की भूमि की ढाल पर, जलवायु संबंधी अवस्थाओं पर और अधःस्थ शैल रचना पर आधारित होती है। यह द्रुमाकृतिक, जालीनुमा, आयताकार और अर्रीय प्रतिरूप बनाती है। जब धाराएं उस स्थान के भूस्थल की ढाल के अनुसार बहती हैं और इस प्रतिरूप में मुख्य धारा और उसकी सहायक नदियां एक वृक्ष की शाखाओं के आकार की दिखाई देती हैं या ऐसी प्रतीत होती हैं, तब हम उसको कहते हैं द्रुम आकृतिक प्रतिरूप। दूसरा है जालीनुमा। जालीनुमा प्रतिरूप में सहायक नदियां मुख्य नदी से समकोण पर मिलती हैं और तब जालीनुमा प्रतिरूप का निर्माण होता है। जालीनुमा प्रतिरूप ऐसे क्षेत्रों में विकसित होता है जहां पर कि कठोर और मुलायम चट्टानें समानांतर पाई जाती हैं। तीसरा है आयताकार। आयताकार अपवाह प्रतिरूप में प्रबल संदिग्ध शैलीय भूभाग का विकास होता है। आयताकार अपवाह प्रतिरूप प्रबल संदिग्ध शैलीय भूभाग पर विकसित करता है। अर्रीय प्रतिरूप तब विकसित होता है जब केंद्रीय शिखर या गुंबद जैसी संरचना धाराएं विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित होती हैं और विभिन्न प्रकार के अपवाह प्रतिरूप का संयोजन एक ही अपवाह द्रोणी में भी हम देख सकते हैं या अलग अलग अपवाह द्रोणी में अलग अलग प्रकार के अपवाह प्रतिरूप दिखाई देते हैं। तो हम लोग देखेंगे भारत में अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है और इस आधार पर भारत की नदियों को दो मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। पहला है हिमालय की नदियां और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियां। तो हम लोग पहला देखेंगे हिमालय की नदियां। हिमालय भारत के उत्तर में स्थित पर्वतमाला है और ये ऊंची पर्वतमाला है और इससे हिम आच्छादित क्षेत्रों से अनेक नदियां प्रवाहित होती हैं। भारत में मुख्य रूप से 3 मुख्य नदी प्रणालियां हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। पहला हम लोग देखेंगे सिंधु नदी प्रणाली या सिंधु नदी तंत्र, दूसरा गंगा नदी तंत्र और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ये तीनों हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा से जल को प्रवाहित करते हुए अंततः महासागरों में विलीन होती हैं। तो पहला हम देखेंगे सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र, यहाँ हम देख रहे हैं चीन या तिब्बत का भाग जहां पर है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील से पश्चिम की ओर सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। यह पश्चिम की ओर बहते हुए यहाँ देख रहे हैं हम लोग लद्दाख में ये प्रवेश करती है और लद्दाख में जब यह प्रवेश करती है तो लद्दाख में सिंधु नदी तंत्र की सहायक नदियां जास्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा हैं। उसके बाद यह और आगे बढ़ती हुई जम्मू कश्मीर तक जाती है। जम्मू कश्मीर में इसकी सहायक नदियां झेलम और उसकी सहायक नदियां हैं जो कि पंजाब के मैदान का निर्माण करती है। यहाँ हम देख सकते हैं झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी और सतलुज नदी जो कि सिंधु की सहायक नदियां हैं। तो 5 नदियों के द्वारा पंजाब के मैदान का मुख्य रूप से निर्माण हुआ है। तो सिंधु नदी जब जम्मू कश्मीर में जाती है तो ये 5 नदियां उनकी सहायक नदियां होती हैं और पाकिस्तान में ये मिठानकोट के निकट सिंधु से मिलती हैं। ये 5 नदियां भारत में जम्मू कश्मीर से निकलने के बाद यह बलूचिस्तान होते हुए यह पाकिस्तान की ओर बहने लगती है और अंत में यह कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में गिरती है। तो सिंधु नदी लंबी नदी है और इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर है, लेकिन हमारे भारत में हम देख रहे हैं लद्दाख और जम्मू कश्मीर में केवल यह बहती है। तो हमारे भारत में इसकी लंबाई कम है और पाकिस्तान में इसकी लंबाई अधिक है। तो हम लोग देखेंगे सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर में पड़ रहा है, हिमाचल प्रदेश में और पंजाब में पड़ता है और बाकी भाग पाकिस्तान में पड़ता है। तो इसकी लंबाई पाकिस्तान में सबसे अधिक है। हम लोग देख रहे हैं कि जब इसका उद्गम स्थल है तो ये पश्चिम दिशा में बहती है, उसके बाद वह धीरे धीरे दक्षिण दिशा में बहने लगती है। तो सिंधु जल समझौता 1960 में जब हुआ तो इसके अनुसार
भारत इस नदी प्रक्रम का केवल 20% जल का उपयोग करता है या कर सकता है और शेष जल को उसको छोड़ना पड़ता है। तो हम लोग देखे सिंधु नदी तंत्र। अब देखेंगे गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी पंजाब के मैदान के पूरब की ओर स्थित है। यहाँ हम देखेंगे हरियाणा राज्य से लेकर के हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल तक ये गंगा का द्रोणी पड़ता है। तो गंगा का मैदान भी इतने ही बड़े एरिया में पड़ता है। तो गंगा और उसकी सहायक नदियाँ मिलकर के गंगा का मैदान का निर्माण करती हैं। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं गंगा नदी। तो गंगा की मुख्य धारा को भागीरथी कहा जाता है और भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है। गंगोत्री की और एक धारा है जिसको अलकनंदा कहा जाता है। भागीरथी और अलकनंदा ये देवप्रयाग के पास एक दूसरे से मिलते हैं। उसके बाद गंगा आगे बढ़ती है। गंगा यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं गंगा नदी। तो गंगा नदी पर्वतीय क्षेत्रों को हरिद्वार के पास छोड़ती है या हरिद्वार के पास या मैदानी क्षेत्र में पहुंच जाती है। गंगा की मुख्य सहायक नदियां हम यहाँ देख सकते हैं यमुना, और यमुना यमुनोत्री नामक ग्लेशियर या हिमनद से निकलती है। तो यमुना और गंगा, उसके बाद उसकी सहायक नदियां हम देख रहे हैं शारदा, घाघरा, गंडक और कोसी नदी। ये उत्तर से आने वाली नदियां हैं। ये हिम आच्छादित क्षेत्रों से आती हैं, इसलिए इनमें जल सबसे अधिक होता है। सालों भर ये नदियों में जल पाया जाता है। फिर हम लोग देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार की भी कुछ नदियां गंगा की सहायक नदियां हैं। यहाँ हम लोग देख रहे हैं चंबल नदी, बेतवा नदी, केन नदी और सोन नदी। ये नदियां उत्तर की ओर बहकर गंगा में मिलती हैं। तो इन सभी नदियों का जल को लेकर गंगा एक बड़ी नदी के रूप में पश्चिम बंगाल या पूरब की ओर बहती है। यहाँ पहुंचकर फरक्का के पास गंगा नदी दो भागों में बट जाती है। एक शाखा बांग्लादेश की ओर जाती है और एक शाखा दक्षिण की ओर कोलकाता की ओर आती है। तो जो शाखा कोलकाता की ओर आती है उसको हुगली नाम से पुकारा जाता है और बांग्लादेश की तरफ जाने वाली शाखा को पद्मा कहा जाता है। फिर बांग्लादेश में हम लोग देखेंगे यह ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है और तब जाकर के ये दोनों नदियां आगे जाकर यहाँ सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण करती हैं या गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो यहाँ कोलकाता से लेकर हम देखेंगे बांग्लादेश तक ये गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा वाला भाग आता है। इसको सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सुंदरी नामक पेड़ों की बहुलता पाई जाती है और इसी के नाम पर इसको सुंदरवन का डेल्टा कहा गया है। तो गंगा की लंबाई है 2500 किलोमीटर से अधिक। यहाँ पर हम और एक चीज देखेंगे कि सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र, इन दोनों की द्रोणियों को अलग करने के लिए यहाँ अंबाला नगर एक ऊंचा भूमि है जो कि जल विभाजक का काम करता है। जल विभाजक क्या होता है? जल विभाजक वह ऊंची भूमि होती है या पर्वतीय क्षेत्र होता है या फिर ऊंची भूमि होती है जो कि दो नदी द्रोणियों को अलग करती है, एक दूसरे से अलग करती है। तो उदाहरण के लिए हम यहाँ देख रहे हैं सिंधु की द्रोणी को और गंगा की द्रोणी को अलग करने वाला है अंबाला नगर जो कि हरियाणा राज्य में पड़ता है। अब हम लोग देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के पूरब से उद्गम इसका होता है या वहां से निकलती है और यह पूरब की ओर तिब्बत में बहती है। पूरब की ओर जब यह तिब्बत में बहती है, यहाँ पर देखिए नदियों को मैंने नीले रंग से दिखाया है और तीर के निशान जिधर जा रहे हैं उस दिशा को इंगित करते हैं। तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा गया है। तो तिब्बत से बहते हुए यह आगे अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरुआ शिखर के पास यू आकार की घाटी बनाते हुए यह भारत में प्रवेश करती है। नामचा बरुआ शिखर का ऊंचाई हम देख सकते हैं 7,757 मीटर। तो इतने ऊंचे भाग से यह प्रवेश करती है और यहाँ पर इसे दिहांग नदी कहा जाता है। तो दिहांग नदी यहाँ बहुत बड़े गॉर्ज का निर्माण करती है या गहरी घाटी का निर्माण करती है। उसके बाद दिहांग नदी आगे बढ़ती है और यहाँ और भी इसकी सहायक नदियां होती हैं जैसे दिबांग नदी, लोहित नदी। ये सब नदियां मिल करके अब ये असम की ओर बहने लगती हैं।
तो असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी असम से आगे बढ़ते हुए यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है। तो जमुना और गंगा को यहाँ पद्मा कहा जाता है। पद्मा और जमुना दोनों मिलकर जब आगे बढ़ती हैं तो मेघना कहलाती हैं, और मेघना अंततः यहाँ बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाता है। तो यहाँ बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण होता है, जिसको हम गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा कह सकते हैं या फिर सुंदरबन का डेल्टा कहेंगे। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि दो बड़ी बड़ी नदियां आकर मिल रही हैं और मैदानी भाग है। तो यहाँ इन नदियों के द्वारा इतना अधिक जल लाया जाएगा कि यहाँ पर बाढ़ की समस्या उत्पन्न होगी। तो गंगा के द्वारा बिहार में भी हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि कोसी नदी के द्वारा यहाँ बाढ़ आ रहा है। फिर कोसी नदी आगे जाती है तो पश्चिम बंगाल में भी इससे बाढ़ आता है। तो ये क्षेत्र बहुत अधिक बाढ़ वाला क्षेत्र है, जिसमें कि बहुत अधिक जन धन की हानि होती है। तो एक तरफ हम देख रहे हैं जन और धन की बहुत अधिक हानि होती है, लेकिन अगर हम देखेंगे भौगोलिक दृष्टि से तो यहाँ पर नई मिट्टी आकर हर साल बिछती है, जिससे कि वहाँ की मिट्टी और अधिक उपजाऊ होती है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में हम लोग देख चुके हैं कि तिब्बत में इसको सांगपो कहा जाता है। भारत में जब यह प्रवेश करती है तो दिहांग कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश में। असम पहुंचती है ब्रह्मपुत्र कहलाती है, और बांग्लादेश पहुंचती है तो वह जमुना के नाम से जानी जाती है। और गंगा और जमुना जब एक साथ मिलते हैं तो यह मेघना कहलाती है। तो क्वेश्चन ये आता है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट या गाद की मात्रा क्यों कम होती है, और भारत में क्यों गाद या सिल्ट की मात्रा अधिक हो जाती है। तो इसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि तिब्बत से जब यह मानसरोवर झील के पूर्व में से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, तो यह क्षेत्र कम वर्षा वाला क्षेत्र है। तो जहां पर बहुत कम वर्षा होगी वहां पर नदियों में जल भी कम होगा, और जल कम होगा और ढाल कम होगा तो अपरदन की क्रिया कम होगी। कम वर्षा वाला क्षेत्र होने के कारण नदियों में कम पानी होगा और अपरदन की क्रिया कम होगी। ये शुष्क क्षेत्र है, इसमें गाद और सिल्ट की मात्रा इसीलिए ब्रह्मपुत्र नदी में कम होती है। लेकिन जैसे ही यह भारत में प्रवेश करता है पर्वतीय क्षेत्रों में ये पहुंचता है, और यहाँ ढाल अधिक होने के कारण यहाँ अधिक अपरदन की क्रिया होती है, और अपने सहायक नदियों के द्वारा भी यहाँ अपरदन की क्रिया होती है, और यह असम के मैदान में गाद या सिल्ट को यह बहुत अधिक मात्रा में पहुंचाता है। यहाँ हम लोग देखेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी में इतनी अधिक गाद होती है और इतना अधिक सिल्ट होता है या अवसाद होते हैं कि ये नदियाँ विभिन्न शाखाओं के रूप में बहने लगती हैं, जिसको कि हम कह सकते हैं एक गुम्फित नदी का निर्माण करती है। तो यहीं पर हम लोग देखेंगे असम में ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाया गया नदी द्वीप, जो कि विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप है, और इसका नाम है माजुली। विश्व में सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी अमेजन नदी की है, और अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, और भारत में सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी गंगा नदी की है। तो स्टूडेंट्स, आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।